साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे लगातार पिछले वीडियो में चेक बाउंस से रिलेटेड, चेक बाउंस होने के बाद नोटिस भेजने, कोर्ट में इस्तगासा दायर करने, उसके एडमिट होने, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, उसके बाद कोर्ट के प्रसंज्ञान के संदर्भ में वार्तालाप के पश्चात हमने आपको जानकारी दी थी कि आरोपी को तलब करने के लिए कोर्ट क्या प्रक्रिया अपनाती है और जमानत तक की प्रक्रिया के बारे में हमने चर्चा की थी। यदि वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं पीछे जाकर। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपने चेक बाउंस का मुकदमा फाइल किया है या आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा है। ऐसी स्थिति में आपने कोर्ट से जमानत तो करा ली, लेकिन कोर्ट से जमानत कराने के बाद क्या प्रोसेस चलता है, आज उसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अब जब आपने कोर्ट से जमानत करवा ली, जमानत करवाने के बाद शुरू होती है कोर्ट की रियल ट्रायल, यानी ट्रायल शुरू होगी। उसके जो स्टेज है वह आगे बढ़ेंगे और उस केस के स्टेज जो है वह आगे जिस जिस अनुरूप बढ़ेंगे उस अनुसार केस में प्रगति होती है। अब मान लीजिए आपने अपनी जमानत करवा दी। जमानत करवाने के साथ ही मैक्सिमम कोर्ट्स जो जजेस हैं वहां आरोप सुनाते हैं, जिसे कि चार्ज कहा जाता है, चार्ज फ्रेम किया जाता है, यानी कि आपके ऊपर 138 NI एक्ट जो है उसका केस फाइल किया गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो यहां पर जनरली जमानत के समय ही चार्ज सुना दिया जाता है, जिसे कि आरोप सारांश कहा जाता है, और लोग जाहिर सी बात है वह यही कहेंगे कि मुझे झूठा फंसाया गया है, और अपना जो भी आधार है वह कोर्ट के सामने रखते हैं और आरोप सारांश की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कभी कभी जमानत के बाद अगली तारीख जो होती है वह आरोप सारांश के लिए निर्धारित की जाती है और उस दिन आरोप सारांश की प्रक्रिया होती है। आरोप सारांश की प्रक्रिया होने के बाद आपकी जो केस फाइल है वह जाती है साक्ष्य की स्थिति में, यानी कि साक्ष्य परिवादी की स्टेज पर, जहां पर जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा अपने जो परिवाद पेश किया गया है उस परिवाद के परिप्रेक्ष्य में उसके द्वारा एक शपथ पत्र ओथ एक्ट के प्रावधानों के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें परिवाद में लिखी हुई स्टोरी को वह पुनः दोहराते हैं और वहां पर सत्यापित करते हैं कि उनके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वह पूर्ण रूपेण सत्य है और उनके निजी ज्ञान और जानकारी में सही है। वह शपथ पत्र पेश किया जाता है और उस शपथ पत्र में उन दस्तावेजों का हवाला भी दिया जाता है जो दस्तावेज उन्होंने वक्त परिवाद प्रस्तुत करते समय माननीय न्यायालय के अंदर प्रस्तुत किए थे, और उन पे एग्जिबिट मेंशन प्रदर्श अंकन के तथ्य भी अंकित किए जाते हैं। साक्ष्य परिवादी का शपथ पत्र पेश करने के बाद स्थिति आती है मुख्य परीक्षा की, चीफ एग्जामिनेशन की, जहां पर परिवादी यह शपथ लेता है कि मैंने इस तारीख को जो शपथ पत्र पेश किया है उसकी कुलिया इबारत मेरे निजी ज्ञान और जानकारी में सही होकर सत्य है, इसके पृष्ठ पे मेरे हस्ताक्षर हैं, और फिर उन डॉक्यूमेंट को जो कि उसने कोर्ट में पेश किए हैं, अगर वक्त परिवाद उसने असल डॉक्यूमेंट पेश कर दिए तो, या पहले फोटोकॉपी पेश की है और अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है, तो उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे एग्जिबिट मेंशन किए जाते हैं, जिसमें यदि फर्म का चेक है, फर्म की ओर से लीड किया जा रहा है तो फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र हो सकते हैं, व्यक्ति का चेक जो उसका बाउंस हुआ, चेक, रिटर्न मेमो, एडवोकेट का जो लीगल नोटिस है वो, भेजने की जो डाक रसीद है वो, डिलीवरी रिपोर्ट या रिटर्न लिफाफा, या फिर उस राशि के लेन देन हेतु जो भी एग्रीमेंट या कोई ऐसी लिखा पड़ी हुई है तो वह व्यक्ति प्रदर्शित करवा सकता है कोर्ट में। और उन डॉक्यूमेंट के बेस पे जो एक्यूज्ड का वकील है, जो आरोपी का वकील है, वह अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, वह क्रॉस करता है और उसकी बात जो होती है वह कोर्ट के सामने लाने की कोशिश की जाती है। कहने का मतलब यह है कि जमानत हो जाने के पश्चात आरोप सारांश, उसके बाद साक्ष्य जो परिवादी का शपथ पत्र पेश किया जाता है कंप्लेनेंट द्वारा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है और मुख्य परीक्षा के बाद होती है क्रॉस एग्जामिनेशन, जहां आरोपी का वकील जो कंप्लेनेंट है परिवादी से क्रॉस करता है
और ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि एक मात्र क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसी स्टेज है जहां पर जो एक्यूज्ड का वकील है वह अपने कौशल, अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत के आधार पर सामने वाले जो कंप्लेनेंट है उससे क्वेश्चन करता है रिलेटेड इस केस के, और उसका एक और एक ही काम होता है कि किसी भी तरह वह कंप्लेनेंट को झूठा साबित करे, उसकी स्टोरी को झूठा साबित करे। कंप्लेनेंट ने जो परिवाद पेश किया है उसके मैटर में संदेहास्पद स्थिति पैदा कर दे, और यही स्थिति एक्यूज्ड को यानी कि जो आरोपी है उसको केस जिताने का काम करती है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि 138 एनआई एक्ट के अंदर यदि सबसे बड़ी कोई स्टेज है जहां पर आरोपी जो है वह उस केस से बचना चाहता है और कंप्लेनेंट यदि उस केस को जीतना चाहता है, तो उन दोनों जगह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आरोपी के वकील साहब द्वारा, आरोपी के एडवोकेट द्वारा जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है परिवादी से, उसमें किस तरह के सवाल आते हैं, कौन सी बात आती है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्रॉस एग्जामिनेशन से लेकर कौन कौन से सवाल किए जाते हैं, किस तरह आरोपी केस जीत सकता है, किस तरीके से कंप्लेनेंट अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में स्ट्रिक्टली अपनी काबिलियत के आधार पर एक बेहतर जवाब दे सकता है। इस मैटर में हमारा एक स्पेशल वीडियो पोस्ट होगा जिसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे और इसके अलावा जो आगे के फैक्ट्स है उन पर भी अपनी बात रखेंगे। इसी प्रकार के अपडेट हमारे इस YouTube चैनल पर दिए जाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि एक पूरी सीरीज हम चला रहे हैं, एक से बढ़कर एक बेटर वीडियो आपके लिए हमारे द्वारा लाए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।